आप सभी को अग्रिम परीक्षाओं की शुभकामना प्रस्तुत करते हुए मैं आज सीरीज 4 जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है उसमें हम 3 टॉपिक को ले रहे हैं। एक नागरिकता या सिटीजनशिप, दूसरा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और तीसरा नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार की, विधि के समक्ष समता के अधिकार की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार की, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की। तो देखिए, आप इस तरह से भी कर सकते थे कि क्या है, मतलब क्या चीज का वो दावा कर सकता है। तो बच्चों, अगर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन करना सीख लें तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। तो देखिए, क्या आप किसी भी विदेशी आदमी को धर्म की स्वतंत्रता देना चाहेंगे ना? तो इसका मतलब ये तो रहेगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा तो आप करेंगे। ठीक है, तो ये भी मिला हुआ है। विधि के समक्ष समता ये भी मिला हुआ है। लेकिन हमारा संविधान किसी भी विदेशी नागरिक को, ये ब्रिटिश नागरिक है अर्थात विदेशी नागरिक है, किसी भी विदेशी नागरिक को क्या नहीं देता? तो आप कहोगे कि सर व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग इसे निशान लगा देते हैं कि पहला जो टॉपिक है हमारा ये है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होने लगे तो आप एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता दे करके क्या हम पुनः एक आर्थिक गुलामिता के दौर में नहीं आएंगे? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर कि आपके माइंड में अगर ये चीज भी आ जाती है तो भी आप ये क्वेश्चन कर जाते हैं। ठीक है, कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को, ठीक है, हम नहीं दे सकते। एक चीज आपके मन में और आनी चाहिए कि जैसे जो इंडियन नागरिक हैं, ठीक है, तो जो इंडियन नागरिक हैं क्या आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, इंडियन नागरिक को तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता तो दी ही गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि व्यापार और व्यवसाय की जो आपने स्वतंत्रता दिया है वह क्या होगा, वह स्वेच्छाचारी है कि आप कुछ भी व्यापार कर सकते हो, कुछ भी आप व्यवसाय कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 19(6) आप याद रखेंगे। एक हम यहां लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी बने। देखिए बच्चों, आप ये एक आर्टिकल याद रखना, 19 और ये ब्रैकेट में 6 याद रखना। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत, ठीक है, राज्य 3 ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपके कारोबार पर, आपके व्यवसाय पर रोक लगा सकता है। जैसे साधारण जनता के हित में, ठीक है, वह आप पर बैन लगा सकता है। ठीक है, जैसे साधारण जनता के हित का मतलब यह है कि भाई अगर आपके व्यापार और व्यवसाय करने से किस जनता का हित मारा जाता है तो ऐसी स्थितियों में स्टेट को राइट्स है कि आपके व्यापार और व्यवसाय पर रोक लगा सकता है। ठीक है, और दूसरा एक तरीका है व्यापार पर रोक लगाने का, एक तरीका है कि व्यापार करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दे। ठीक है, तो अगर आप क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो ठीक है, आप कर लेंगे, नहीं करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि आपको कोई भी ऐसी संस्था चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता हो। ठीक है, तो इस प्रकार से 19(6) आपको याद रखना है कि इसके द्वारा क्या मिलता है। तो आप कहेंगे कि इस पर व्यापार करने की जो अनुमति है हमें मिलना है फंडामेंटल राइट के द्वारा, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन व्यापार करने की जो हमको अनुमति मिलती है वो 19(1)(f) के द्वारा मिलता है। ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता किससे मिलती है? 19(1)(f). ठीक है, अगर हम लिख देते हैं तो और आपके लिए अच्छा होगा। 19, यहां लिख दिया 19 ब्रैकेट में 1,
फिर आप ब्रैकेट में F कर दीजिए। इसके तहत जो है ठीक है हमको व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलती है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए संपत्ति का अधिकार, अब ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसका आंसर कर देते हैं। ठीक है, अब फिर हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। देखिए संपत्ति का अधिकार, ठीक है, यह अनुच्छेद 31 में था, 31 में था, आर्टिकल 31 में था, लेकिन 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था। और अब ये किस में बदल चुका है? आप कहेंगे कि सर ठीक है, आज यह एक मानवीय अधिकार है, संवैधानिक अधिकार बन करके रह गया है। ठीक है, अब बात आती है कि थोड़ा हम देख लें, बी पॉइंट कहता है कि संघ बनाने का अधिकार। तो क्या भारत का जो संविधान है या मौलिक अधिकार है उसमें हमको संघ या संस्था बनाने का अधिकार देता है? तो आप कहोगे यस सर देता है। ठीक है, कौन सा है? तो 19(1)(g), 19(1)(c). ठीक है, देखो ये संघ बनाने का अधिकार हमको कहां से मिलता है? तो आप कहेंगे फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता का अधिकार है और उसमें 91 है। और फिर देखो ABC क ख ग मतलब गौ के तहत जो है हमको संघ बनाने की अनुमति है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप जो संघ बनाएंगे उसमें स्वेच्छाचारिता भी कर सकते हैं, स्वेच्छाचारी तरीके से आप संघ बना सकते हैं। तो आप कहिएगा कि सर उस पर रोक लगाई गई है 1904 के अंतर्गत। देखिए आप ये भी याद रखिएगा, ये जो है 1904 के तहत, ठीक है, मतलब 19(1)(c) के तहत हमको क्या मिला है? संघ बनाने या संस्था बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन 1904 के द्वारा जो है ठीक है संघ बनाने का अधिकार को छीना गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, क्यों? तो आप कहेंगे कि देखिए यदि स्टेट को लगता है कि लोक व्यवस्था, ठीक है, और सदाचार तथा देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती है, तो वह संघ बनाने का अधिकार जो हमको फंडामेंटल राइट ने दिया है उस पर वो प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सभा करने का अधिकार। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 19(1)(b), ठीक है, ये कहां पर है? तो आप कहोगे कि सर 19(1)(b) के अंतर्गत है ये जो सभा करने का अधिकार है। तो सभा करने का अधिकार हमको मिला है 19(1)(b) के अंतर्गत। ठीक है, कि भाई हम सभा कर सकते हैं, ठीक है, शांतिपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन हथियारों के साथ नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए अगर सभा कर रहे हैं और उसमें हथियार आए, अशांति आई, तो ठीक है आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है ना? और आप याद रखेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि लोक व्यवस्था के लिए सभा करने के अधिकार को भी छीना जा सकता है। फिर डी है देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। देखिए जी हाँ, हमें देश के किसी भी भाग में जाने का अधिकार है, ठीक है, निवास करने का अधिकार है। ठीक है, और परंतु स्टेट को अगर लगता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में हमारे जाने से कोई लोक व्यवस्था या वहां के स्थानीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है, तो राज्य इस पर रोक लगा सकता है। और इसके लिए कहां पर व्यवस्था दी गई है? तो आप कहोगे 19(5), ये हम लिख दे रहे हैं। देखिए आपके सामने ये लिखा जा रहा है, ये वाला पोर्शन 19(5). तो 19(5) कहता है कि मतलब साधारण जनता के हित में, या आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, आपके निवास की और आपके भ्रमण पर रोक लगाए जा सकते हैं। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन यहां उठता है कि आखिर फंडामेंटल राइट हमें निवास और भ्रमण की अनुमति क्यों देता है? ताकि हमें भाईचारा आए, हमें बंधुत्व आए और देश की एकता और अखंडता खतरे में न पड़े, इसलिए देता है। अब हमारे सामने तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत संघ के अंतर्गत कोई नया राज्य आ रहा है, तो क्या उसे मिलाने का अधिकार हमें है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो लेकिन प्रश्न आता है कि कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, या प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, या संसद कर सकती है, या सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है? तो बच्चों इसके लिए हमको एक चीज याद रखना है। ये देखो हम लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है, देखो ये देखो आर्टिकल या अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद 2 याद रखना। तो अनुच्छेद 2,
ठीक है, क्या है ये? तो कहते हैं कि आर्टिकल 2 में उपबंध है कि संसद विधि द्वारा, ठीक है, अगर उपयुक्त समझता है तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकता है, नए राज्यों को शामिल कर सकता है। ठीक है, अब जैसे हम आपको एक चीज बताएं कि 35 अमेंडमेंट आता है, संवैधानिक संशोधन आता है। ये कब आता है 35 संवैधानिक संशोधन? तो आप कहोगे कि सर ये तो 1974 में आता है, और 1974 के द्वारा सिक्किम, मतलब जो 35 अमेंडमेंट 1974 में आता है, उसके द्वारा सिक्किम को क्या बनाया गया था? एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। ठीक है, सह राज्य बनाया गया था। ठीक है, और सह राज्य बनाने के लिए हमारे संविधान में, ठीक है, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, मतलब 2A ये जोड़ा गया था। ठीक है ना। लेकिन देखिए अगला जो अमेंडमेंट आता है 36, तो 36 अमेंडमेंट जो आता है ये 1975 में आता है। ठीक है, और इसी के तहत, ठीक है, मतलब 36 संवैधानिक संशोधन, ठीक है ना, ये वाला याद रखना। ठीक है, इसके द्वारा होता क्या है कि सिक्किम को, ठीक है, का भारत संघ में विलय कर दिया जाता है। तो जब सिक्किम को आपने भारत संघ में विलय कर लिया, बात को आप समझो, सिक्किम को आपने भारत संघ में विलय कर लिया, तो इसका मतलब वो प्रक्रिया जो आपने शुरू किया था वो पूरी हो गई ना। ठीक है, जो आपने सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए 2A लाया था, अब उसका क्या औचित्य रह गया? क्योंकि 36 के द्वारा अमेंडमेंट या संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन 36 के द्वारा आपने सिक्किम को भारत संघ में विलय कर लिया, तो ऐसी स्थिति में 2A का कोई मतलब नहीं रह गया, और 2A अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये भी आप जान गए। तो आप जान गए ना कि निशान लगा देते हैं कि भारत की संसद को यह राइट्स है, क्योंकि अनुच्छेद 2 यह राइट्स देता है। ठीक है, अब हम लोग अगली बातें करते हैं। अगली जो बात हमारी है वो 4th क्वेश्चन है। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हमको मिला हुआ है। सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, देखिए सही तो है लेकिन अधूरा है ये। गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना, ठीक है, सही है, लेकिन ये भी पूरा नहीं है। तो इसका सटीक आंसर क्या आएगा जिसमें सामाजिक प्रजातंत्र भी आ जाए, गांधीवादी प्रजातंत्र भी आ जाए? तो आप कहोगे कि सर डी जो विकल्प है ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इसके अंदर सामाजिक प्रजातंत्र और गांधीवादी प्रजातंत्र, ठीक है, और आर्थिक प्रजातंत्र सभी कुछ शामिल हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ये डी विकल्प है यही हमारा सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी यहां हम आपसे और बातें कर लें। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि सर गांधीवादी प्रजातंत्र का मतलब समझ में नहीं आता, तो देखो आप ऐसा कर लो कि हम आर्टिकल लिख देते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल को आप पढ़ लो, तो ये आर्टिकल जो है गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो देखो गांधीवादी विचारधाराओं से 40 है, 43 है, 46 है, मतलब आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47 भी आ जाएगा, आर्टिकल 48 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हम ये भी बता दें कि 40 क्या है। तो देखो यार 40 क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का विश्वास था कि भारत का जो भी भारत जहां बसता है वो पगडंडियों में बसता है, और अगर हमें गांवों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए तो निश्चय ही हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे। अब 43 में क्या कह रहा है कि 43 क्या है, आर्टिकल 43 क्या है? तो आर्टिकल 43 ये है कि राज्य ऐसा आर्थिक संगठन बनाएगा, ठीक है, जिससे सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन, जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित होगा। ठीक है, और ग्राम में कुटीर उद्योग स्थापित होंगे। ठीक है, ये गांधी का कॉन्सेप्ट है। अब 46 क्या कह रहा है? तो 46 कहता है कि दुर्बल वर्गों के, ठीक है, दुर्बल वर्गों के क्या होगा? उत्थान के लिए, विशेषतः अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए जो है, ठीक है, ये आर्टिकल 46 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत। अब 47 क्या है?
तो 47 में कह रहा है कि जीवन स्तर को उछालना और जीवन स्तर को उछालने के लिए पोषाहार को ठीक करना। ठीक है, ये है 47। और 48 में क्या है, तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करना ही 48 है। और ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में या नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, ये 5 जो अनुच्छेद हैं वो गांधीवाद से प्रेरित हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना का एक पहल है ये। अब 5वां कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। ठीक है, वह है समता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है, तो देखिए ना, ये है तो 14 से 18, यहां विकल्प दिया हुआ है, ये देखिए 14 से 18, ये 5 अनुच्छेद हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो इसी में दिया गया है। क्लियर। अब हम लोग छठा देखते हैं क्या है। छठा में है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। ठीक से देखिए, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है, ये सब अनुसूचियां दी गई हैं, तो पूछ रहा है कि किसमें है ये। तो बच्चों हम आपको अभी तुरंत बता देते हैं कि सर देखो, ये जो चीजें हैं ये 7वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, अब ये 7वां अनुसूची में क्या क्या है, तो इसमें आप याद रखना कि जो 7वां अनुसूची है, मैं यहां लिखते रहता हूं। ठीक है, आपको का हर तरीके से बेहतरी हो जाए। तो 7वें अनुसूची जो है इसमें, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध दिया गया। पहली चीज तो याद रखना कि केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। अब ये केंद्र राज्य संबंध के 3 आधार हैं। एक देखो, यहां पर संघ सूची होती है या केंद्र सूची होती है। केंद्रीय सूची होती है, दूसरी होती है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट होती है सूची। ठीक है, स्टेट लिस्ट। और तीसरा होता है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और जो इन तीनों में शामिल नहीं है वो है अवशिष्ट शक्तियां। तो एक चीज आप याद रखना यहां पर, ठीक है, थोड़ी सी चीजें याद रखना कि जो केंद्रीय सूची है इसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिस पर केंद्र ही कानून बनाता है। आप कहोगे कि सर 97 है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसमें और भी जोड़ दिया गया है, जैसे 92A है, 92B है, ठीक है, 92C है। ठीक है, तो ये 3 और धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। इसमें आप 92C को जरूर याद रखना, यही है सर्विस टैक्स। ठीक है, क्लियर। 92C ही क्या है, सर्विस टैक्स, इसी के तहत लगाया जाता है। अच्छा, अब एक चीज देखो कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, तो आप कहोगे कि सर पहले तो 66 थे, आजकल 61 है। और समवर्ती सूची में क्या था, तो आप कहोगे कि सर समवर्ती सूची देखो ये लिखा हुआ है और हमने यहां लिख दिया कि समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन आजकल 5 और बढ़ गए हैं। तो 5 कौन कौन बढ़े हैं, यही आपको याद रखना है। एक क्या है, तो आप कहोगे कि एक सर न्याय प्रशासन है, और दूसरा क्या है बच्चों, एक तो न्याय प्रशासन हो गया, और सेकंड क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये वन है, और तीसरा क्या है, वन और वन जीव है। ठीक है, फोर्थ क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि सर फोर्थ का मतलब है शिक्षा आ जाएगा। ठीक है ना, ये इतने पोर्शन आ गए। लेकिन अब सवाल यहां पर है कि एक चीज इसके अंदर और बचता है ना, न्याय प्रशासन हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, शिक्षा हो गया, और एक चीज आता है यहां जनसंख्या कंट्रोल। ये क्या हो गया, तो आप कहोगे कि सर ये जनसंख्या नियंत्रण है। मतलब ये 5 चीजें इसके अंदर जोड़ दी गई हैं, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपने ये 7वां अनुसूची तो देख लिया ना। अब 8वें में क्या है, तो आप कहोगे कि सर 8वें में भाषा है। ठीक है, तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं चल रही हैं, जिसे हम लोग आगे क्वेश्चन बनाया हुआ है, और नहीं बनाया तो आगे बना करके देंगे। फिर ये देखिए 9वां है, ये भूमि अधिग्रहण का मैटर है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण इसी के द्वारा किया जाता है। अब ये जो 6वां है, ये 6वां क्या है, तो आप कहेंगे कि सर देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, दार्जिलिंग है, कि जो जनजाति क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें प्रशासन को संचालित करने की व्यवस्था है। ठीक है,
अब हम लोग सातवां देखते हैं। तो सातवां कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल नहीं है, शामिल है। ठीक है, तो देखो, एक तो कह रहा है कि क्या धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है? जी हाँ, है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है? यह है। अच्छा, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार है? जी हाँ, है। फिर कह रहा है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं दिया जा सकता ना, ये नहीं दिया जा सकता, कंप्लीट नहीं दिया जा सकता, ये नहीं है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता में ये नहीं है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कराइए। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3। तो 1 2 3 देखते हैं, हमारा पहला ही है 1 2 3, ये देखिए आगे 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो देखते हैं, 8वां देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? है धर्म की स्वतंत्रता से यार। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से है, तो ये हम लोग लगा देते हैं, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक जो है ये दिया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जो है ये सब। ठीक है, 29 से 30 है। अब संपत्ति का अधिकार जो था ये कहाँ दिया गया था? हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 31 में दिया गया था। और समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है ना, अब आगे चलो चलते हैं, 9वां देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ठीक है, तो अभी तो हमने बता दिया था कि मूल में जो है कितना था, तो हमने कहा था कि मूल में भाई 14 थे, लेकिन आजकल कितना हो गया है? तो आजकल कह दोगे 22 हो गया है। ठीक है, 22 हो चुके हैं, क्लियर। और 38 जो भारतीय भाषाएं हैं उनको बनाने की मांग चल रही है। ठीक है, अब आगे चलो 9वां देखते हैं, 9वां के बाद 10वां देखते हैं। 10वां कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि वह राज्य की भाषा है? जबकि वह एक राज्य की भाषा है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आपको खोजना है कि किस स्टेट की भाषा जो है राज्य की भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, तो आप इधर आ जाओ। तो कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, देखो यहां से आओ, संस्कृत है ना, उर्दू है ना, सिंधी है ना, तो पहले तो आप ये बताओ कि अनुसूची में किन भाषाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भारत भूमि पर जन्मी और भारत भूमि पर बोले जाने वाली भाषाओं को ही शामिल किया जाता है। तो अंग्रेजी तो भारत भूमि की जन्मी नहीं है और न भारत भूमि में जनसामान्य की भाषा है, तो आप कह दोगे क्या है? अंग्रेजी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलो, आप 11 देखो, वह कौन सी भाषा हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? देखो, गुजराती है ही है, कश्मीरी है ही है, राजस्थानी नहीं है, नथी न है। क्लियर, ये भी हो गया। अब आगे चलो आप, तो आगे हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? चौथी अनुसूची में क्या है? तो आप कहेंगे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। जी हाँ, सही तो दिया है, तो यही पहला ही सही हो गया, ये सही हो गया आपका। ठीक है, अब देखो 7वीं अनुसूची क्यों गलत लिखा हुआ है? तो अभी तो हमने बताया कि 7वीं अनुसूची में भाषाएं नहीं है सर। 7वीं अनुसूची में क्या है कि केंद्र राज्य संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, अभी हमने आपको बताया था। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसमें भाषा है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 9वीं अनुसूची में जो है भूमि अधिग्रहण दिया गया है। ठीक है, क्लियर। और जो 10वीं अनुसूची होगी उसमें दल बदल का होगा। ठीक है ना, तो आपका ये भी हो गया। अब बच्चों हमको आगे चलना है, 13वां देखते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या सम्मिलित है? ठीक है, एक कह रहा है भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। नहीं, ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये किस में है? तो आप कहोगे कि यह कर्तव्य में आता है, मूल कर्तव्य में आता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब हम निशान यहां लगाते हैं कि भाई ये हमारा नहीं है, इसको हम भूल जाएं। ठीक है, ये गलत कर देगा हमारे क्वेश्चन को। सभी वर्गों में संपत्ति और भौतिक स्रोतों का उचित वितरण रखना। जी हाँ, सही कह रहा है। ठीक है, और मतलब आय के जो उपार्जन है या संसाधन है उसमें क्या है कि सबका अधिकार हो, जो प्राकृतिक साधन है वो सबके लिए हो। फिर देखिए तीसरा क्या करा, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना। जी हाँ, बिल्कुल है।
ठीक है, तो इसका मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो नहीं सकता। 5वां ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा करना, ये अनुच्छेद 49 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2, 3, 5, 2, 3, 5 सी विकल्प सही है। ठीक है, अब आपका एक ड्यूटी बनती है कि जैसे आपने यहां कर लिया, अब आप ये चीज आप खुद में अपना स्रोत उठाइए। ठीक है, आपके पास जो मान लीजिए किताबें हैं या अन्य कोई चीजें हैं, तो आप उससे मिलान करिए कि कहीं मैं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। तो आप ऐसा करने की कोशिश में, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं, 14 देखते हैं। 14 कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है ये। ठीक है, अब हम लोग अगली बात करते हैं, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में 2 सूचियां दी गई हैं। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो 40 है, आर्टिकल 40 है, इसमें क्या है? तो आप कहोगे सर इसमें तो ग्राम पंचायतों के गठन का संदेश दिया गया है। सर निर्देश दिया गया है, संदेश नहीं निर्देश है। निर्देश भी नहीं है बल्कि एक आदर्श है, तो एक आशा की बात की जा रही है। और 41 क्या है? रोजगार है। ठीक है, राज्य जो है अपने संसाधनों से रोजगार उत्पन्न करेगा ताकि लोग, अधिक से अधिक लोग जो है, ठीक है, अपनी रोजी रोटी कमाने की स्थिति में रहे। 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देखिए समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। 48 क्या है? कृषि और पशुपालन व्यवस्था को राज्य यथासंभव अपने संसाधन से विकसित करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब सभी सही है, तो सभी मिले भी हैं। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है, ये आ जाएगा, ये। अब आगे चलते हैं, हम लोग 16 को देखते हैं। 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रवेश हुआ था। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा पहला संशोधन आया था 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं। ठीक है, वह यही है। इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, भूमि अधिग्रहण करने की व्यवस्था दी गई थी और यह भी कहा गया था कि इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आपका प्रथम संशोधन भी ये आ गया। ठीक है ना, ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग 17 देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करने का उल्लेख है। कहां पर है? आप कहेंगे कि सर देखो, जो आर्टिकल 51 है, 51 किस में आएगा? ठीक है, तो आप कहोगे नीति निर्देशक तथ्यों में आएगा। और ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो अब आगे चलो। 18 क्या कर रहा है? 18वां क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ठीक है, तो आप कहोगे समता का अधिकार भारत का संविधान हमें देता है। तो क्या अगर हम अस्पृश्यता को या अनटचेबिलिटी को बनाए रखते हैं तो समता कहां रह जाएगी? तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 17, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 को हम लोग देखते हैं। ये देखो, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि जब बूटा सिंह जो SC ST या अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने दलित शब्द को, ठीक है, ये क्या कहा था कि यह अस्पृश्यता को बढ़ाता है, इसलिए उन्होंने दलित शब्द के प्रयोग को अवैधानिक बताया था। ठीक है ना, और कहा था कि इस पर दंड का प्रावधान लाया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग 19वां लाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है, किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे मिनी संविधान के द्वारा। तो मिनी संविधान कौन है? 42वां संवैधानिक संशोधन किस नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये तो आप जान गए ना। लेकिन यार यहाँ एक बड़ी चीज जानना है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है यह सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है, USSR से लिया गया है, लेकिन किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति है। स्वर्ण यहां लिख देते हैं, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, ठीक है, इसे, ठीक है, हमारे संविधान में लाया गया। ठीक है, अब आगे चलो। तो आगे देखोगे 20वां क्वेश्चन आएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है।
ठीक है, किस में? मौलिक अधिकार में? नहीं सर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह अंग है। ठीक है ना? तो आज ये देखिए ये हो गया। ठीक है, और अब हम आपको अगला जो टॉपिक लाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक दिन पॉलिटी चल रहा है तो एक दिन नेशनल मूवमेंट चल रहा है। ठीक है ना? तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो नेशनल मूवमेंट के लिए होगा बच्चों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर यह सीरीज कर गए तो आप याद रखिएगा कि आप किसी भी देश की किसी भी एक दिवसीय परीक्षा जहां पर एमसीक्यू आते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उसके लिए आप हर तरीके से सक्षम होंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक, नमस्ते।